लोकसभा चुनाव के नतीजे आ चुके हैं। नई सरकार आने वाली 9 जून को शपथ ग्रहण करेगी। एक बार फिर से देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए शपथ लेने वाली है। ऐसे में जनता से जुड़े हुए मुद्दों को एक बार फिर से उठाने का प्रयास किया जा रहा है। ये वही मुद्दे हैं जिन्हें लोकसभा चुनाव में विपक्ष ने बड़े दमखम से उठाया था और इसका नतीजा भी कहीं ना कहीं देखने को मिला। विपक्ष ने जैसे ही ओपीएस, संविदा कर्मी, शिक्षा मित्रों जैसे मुद्दों पर बात की तो उसके नतीजे भी कहीं ना कहीं चुनावी नतीजों में देखने को मिले। विपक्ष को इसका अच्छा लाभ मिला, लेकिन अब इन कर्मचारियों को मौजूदा सरकार से एक बार फिर से उम्मीद है, क्योंकि लोकसभा चुनाव के पहले इन कर्मियों ने जगह जगह पर पहुंचकर अपनी समस्याएं बताई थी, लेकिन किसी ने भी इनकी समस्याएं नहीं सुनी थी। ये समस्याएं सबसे ज्यादा मौजूदा सत्ता दल के सामने पेश की गई थी, लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले, चुनाव के दौरान और नतीजे आने तक सत्ता दल की तरफ से किसी भी प्रकार से इन कर्मियों का नाम नहीं लिया गया। ना ही बात ओपीएस की हुई, ना ही बात संविदा कर्मियों की और ना ही शिक्षा मित्रों की। फिलहाल अब नतीजे आ चुके हैं और एक बार फिर से इन कर्मियों को उम्मीद है कि सरकार इस बार इस कार्यकाल में उनके लिए कुछ करेगी। इन्हीं में से एक विभाग है शिक्षा मित्रों, जो लंबे समय से देश और प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने का काम करते आए हैं। ये शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के साथ साथ सरकार की अलग अलग योजनाओं को जनता तक पहुंचाने का काम करते हैं। लेकिन नतीजतन क्या है? नतीजतन यही है कि एक लंबे समय से ये अपनी मांग को लेकर सरकार के सामने जाते रहे हैं। मांग है नियमितीकरण की, मांग है इनके मानदेय को बढ़ाने की। चुनाव बीत गए, नतीजे आ गए, लेकिन इनके समस्याओं पर कोई भी चर्चा नहीं हुई सत्ता दल की तरफ से। फिलहाल एक बार फिर से इन शिक्षा मित्रों ने अपनी आवाज बुलंद करनी शुरू कर दी है। इन शिक्षा मित्रों का कहना है कि इन्हें नई सरकार से पूरी उम्मीद है। विपक्ष जहां इनकी बातों को उठा रहा था, उसके बावजूद इन्होंने मौजूदा सत्ता दल का साथ दिया। शिक्षा मित्रों ने एक होकर के भारतीय जनता पार्टी को जिताने की पूरी कोशिश की और एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आ चुकी है। ऐसे में इन शिक्षा मित्रों की उम्मीद एक बार फिर से चरम सीमा पर है। वो ये कह रहे हैं कि हम एक बार फिर से लामबंद होकर के सरकार के सामने अपनी समस्याएं बताएंगे और इस बार उम्मीद है कि इन 5 साल के कार्यकाल में शिक्षा मित्रों का कायाकल्प हो जाएगा। फिलहाल शिक्षा मित्रों की आगे की रणनीति पर हमारी संवाददाता ने बात की शिक्षा मित्र नेता पवन गोलिया से। पवन जी, हमारे चैनल लिटिल टीवी पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। लोकसभा चुनाव का परिणाम आ चुका है और अब एनडीए की सरकार बनने जा रही है। ऐसे में काफी सारी हलचल है, सियासी हलचल भी मच रही है, तो अब शिक्षा मित्रों के बीच में क्या हलचल है इस वक्त? देखिए, जो सरकार बनने जा रही है, जो लोकतंत्र का एक कड़ी सशक्त व्यवस्था है कि हर 5 वर्ष में चुनाव होते हैं, जनता अपना मत देती है। जिनको भी जनता ने मत दिया और जो सरकार बना जा रहे हैं, उनका धन्यवाद और उनका आभार, उनको बधाई। जी, अब शिक्षा मित्रों का फिर से कहीं ना कहीं मिलने का और वार्ता करने का दौर शुरू होगा, तो अब आप लोग क्या करने वाले हैं जिससे शिक्षा मित्रों की समस्याओं का हल हो सके? देखिए, शिक्षा मित्र लंबे समय से संघर्ष में है जी, और विधिवत क्वालिफाइड है, जो 15 वर्षों से और 20 वर्षों से अधिक बेसिक में सेवा दे रहा है। हम अपने माननीय मुख्यमंत्री जी से तत्काल ये माननीय अपील करेंगे कि कोई भी भर्ती निकालने से पहले, कोई भी विज्ञापन निकालने से पहले शिक्षा मित्रों का स्थायीकरण करे, उनकी जो वास्तविक समस्याएं हैं उनको दूर करने का प्रयास करे, तो यही जनहित होगा, यही मानवीय हित होगा। जी, शिक्षा मित्रों की जो मानदेय की समस्या थी वो तो लंबे समय से बनी ही हुई है, लेकिन जब अभी चुनाव हो रहे थे तो इसमें भी कई सारी खबरें निकलकर सामने आई थी कि शिक्षा मित्रों के साथ अनदेखी की जा रही है। उनको नियमित जो कर्मचारी हैं उनके समान उनको वेतन, उनके समान उनको मानदेय नहीं मिल रहा है, तो कई सारी समस्याएं रही। लेकिन जो शिक्षा मित्र थे वो फिर भी सरकार का पूरा सहयोग करते हुए दिखे, पूरे मनोयोग से अपनी ड्यूटी निभाते हुए दिखे। तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि शिक्षा मित्र लगातार सरकार का सहयोग करते चले आ रहे हैं, वो हर प्रकार से सरकार का मान रख रहे हैं, लेकिन सरकार उनके ऊपर ध्यान नहीं दे पा रही है, ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, हम तो सरकार से ये आस्था और उम्मीद करते हैं कि हम चूंकि सरकार के कर्मचारी हैं
सरकार की सेवा दे रहे हैं, तो हम अपनी जो रियल वास्तविक सरकार है माननीय योगी जी की, हम उनसे यही आशा करेंगे कि वो तत्काल सबसे पहले प्रायोरिटी में शिक्षा मित्रों की जो वास्तविक समस्याएं हैं उनको दूर करें, उनका नियमितीकरण करें, उनका सम्मानदेय जो मानदेय है या वेतनमान है उनको उसका समाधान करें। जो भी शिक्षा मित्रों की सामाजिक, आर्थिक और संवैधानिक समस्या है प्रायोरिटी में माननीय मुख्यमंत्री जी को अपील करेंगे कि उनकी समस्या का हमारा समाधान करें। और इसी आशा उम्मीद हमको अपने मुख्यमंत्री जी से है। जी, आप लोगों को मुख्यमंत्री जी से उम्मीदें हैं कि आप लोगों की समस्याओं का हल होगा, लेकिन इसी बीच में खबरें ये भी सामने आई हैं कि जो हमारे प्रदेश के मुखिया हैं योगी आदित्यनाथ, उन्होंने चुनाव परिणाम आने के तुरंत बाद ये घोषणा कर दी है कि जो नियुक्तियां रुकी हुई हैं उन रिक्त पदों पे जो उसके कर्मचारी हैं उनको नियुक्ति दी जाए, अभ्यर्थियों को भी नियुक्ति दी जाए जो लंबे समय से संघर्ष करते चले आ रहे थे। तो आपको क्या लगता है कि जो हमारे प्रदेश के मुखिया हैं और शिक्षा मित्र लगातार उनसे जनसंवाद कर रहे हैं, उनको समझाने की, बताने की कोशिश कर रहे हैं, शिक्षा मित्र इतनी सारी समस्याओं से जूझ रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि क्या इस बार शिक्षा मित्रों को बड़ी खुशखबरी मिल सकती है? देखिए, पूरी उम्मीद है हमें। मैं आपसे बता दूं कि 69,000 भर्ती के बाद, जब 69,000 भर्ती में ये सुप्रीम कोर्ट में हमारा केस चल जाता है, तो उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय जो डिप्टी हैं प्रताप सिंह जी, जो सचिव थे, उन्होंने एक मेमोरेंडम जो सबमिशन दिया था सुप्रीम कोर्ट में कि यदि 60-65 कट ऑफ पर ये भर्ती करने देंगे शिक्षा मित्र हमारी, तो हमारे पास 51,112 पद और हैं जो अभी हमारे पास रिक्त हैं। हम इस 69,000 भर्ती के तुरंत बाद शिक्षा मित्रों को चयनित करेंगे और इसी आधार पर स्टेट गवर्नमेंट ने जो स्टेट गवर्नमेंट के सॉलिसिटर जनरल सुश्री वो थी, क्या नाम, सॉलिसिटर जनरल, मेरा नाम सॉलिसिटर जनरल थी भाटी, मिस भाटी, उन्होंने अपना ये शपथ पत्र दिया था कि हम शिक्षा मित्रों को, जो हमारे पास रिक्तियां हैं 51,112 पद, हम शिक्षा मित्रों को उनको चयनित करेंगे और जो आनंद कुमार यादव का हम एक और अवसर दिया था उस आधार पर हम जो है उनको चयनित कर देंगे। यही सुप्रीम कोर्ट ने हमें सीधा डायरेक्शन दिया कि 69,000 भर्ती के बाद तत्काल जो है शिक्षा मित्रों को जो उनके जो विधिवत योग्य हैं उनको जो है जो चयन प्रक्रिया है सम्मिलित करते हुए उनको नियुक्ति देने का काम करें। लेकिन 2020 के बाद 2021 में नहीं मिला, 22 में नहीं मिला, 23 में नहीं मिला, अब 24 चल रहा है। तो इतने लेट होने के साथ साथ शिक्षा मित्र बहुत पीड़ित हैं। तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश भी है, स्टेट गवर्नमेंट की सहमति है, दोनों के आदेश पर जो भी रिक्तियां खाली हैं तत्काल जो है शिक्षा मित्रों का उनको स्थायीकरण कर दें और जो साथी और हैं उनको समान कार्य और समान वेतन की स्थिति दें। दूसरी बात है, जो आरटी एक्ट 2009 लागू हुआ था उससे पहले जो शिक्षा मित्र विधिवत थे सारे जो है विधिवत योग्य हैं, तो बेहतर से बेहतर योजना बनाकर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार शिक्षा मित्रों का स्थायीकरण हो सकता है, उनका रेगुलराइजेशन हो सकता है। जी, शिक्षा मित्र लंबे समय से परेशान है और अब शिक्षा मित्रों को कहीं ना कहीं उम्मीद है कि अब उनके बीच में बड़ी खुशखबरी आने वाली है, तो शिक्षा मित्रों का मन विचलित ना हो, इसलिए आप शिक्षा मित्र साथियों को क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? नहीं, अभी हम वेट एंड वॉच में रहेंगे कि भाई बहुत हफ्ता 15 दिन में माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी और जो ब्यूरोक्रेट है वो शिक्षा मित्रों के प्रतिनिधिमंडल को बुलाकर तत्काल उनकी समस्या का समाधान करेंगे और नहीं करते तो फिर उसका दूसरा विषय है कि भाई हम डेमोक्रेसी में हम ज्ञापन देंगे, मेमोरेंडम देंगे या स्ट्रगल करेंगे, संघर्ष करेंगे। लेकिन ये नैतिकता के आधार पर शिक्षा मित्र लंबे समय से संघर्ष में है, ये माननीय स्टेट गवर्नमेंट की नैतिकता बनती है कि उनकी सारी समस्याओं को देखते हुए सबसे पहले शिक्षा मित्रों की समस्या का समाधान करना चाहिए। जी, अटल टीवी से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद पवन जी। जी, धन्यवाद आपका।